हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखा था। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हेल्प से अकाउंटिंग की जाती है और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो रूल्स होते हैं और गाइडेंस होती है ना, रूल्स एंड गाइडेंस होती है दैट कंपनीज मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उनको रिकॉर्ड करके, क्लासिफाइड करके, समराइज करके फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या गाइडेंस हमें मिलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, रूल अवेलेबल कराते हैं कि भैया अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि वो ट्रू एंड फेयर जो है रिव्यू जो है ट्रू एंड फेयर हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ला सके, जिससे जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं वो अपना डिसीजन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर सही से ले सके। ओके, तो ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। एएस हम अप्लाई करते हैं पिछले काफ़ी टाइम से। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये टोटल हैं आपके 27। हाँ, ये एएस 1 से स्टार्ट होता है और एएस 29 तक चलते हैं। फिर 27 कैसे हो गए? क्योंकि इसमें 2 एएस डिलीटेड है। देखो आप समझे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ तक जाता है? 29 तक। तो ये 29 हो गए ना? नहीं, 29 नहीं है, इसमें 2 डिलीटेड है। उसमें एक एएस आपका 6 और एक एएस आपका 8। ये 2 एएस आपके डिलीटेड है, जिसकी वजह से है तो 129 लेकिन 2 नहीं है, तो एएस 27 है टोटल। और ये हम यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अकाउंटिंग करते टाइम एज अ गाइडेंस, एज अ रूल्स। ओके, बट ये हो रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन पिछले 4-5 साल से कुछ नया चेंजेस आया है। वो नया चेंजेस इंडिया के अंदर अभी अप्लाई हुआ है, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे तो हो ही रहा था। वो है आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये टोटल 16 है। कितने आईएफआरएस है? 16 है, एक से लगाकर 16, मतलब एक आईएफआरएस 1, आईएफआरएस 2, आईएफआरएस 3, 4, 5 ऐसे करते 16 तक है। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईएफआरएस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बीकॉम में, बीबीए में इसका क्वेश्चन आता है आईएफआरएस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो कम से कम फुल फॉर्म तो याद हो, कम से कम ये तो पता हो कि कितने हैं और कौन कौन से हैं, और इंडिया के अंदर क्या ये एप्लीकेबल हुए हैं कि नहीं, वही मैं सब बताने वाला हूँ। तो अब जो आगे मैं बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के हिसाब से भी। तो आईएफआरएस का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एक बोर्ड है आईएएसबी। आईएएसबी मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसकी कमेटी है जिसका नाम है एआईएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू कर दिया, और उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस। तो 3 चीजें हैं, आईएफआरएस, आईएएसबी और आईएएससी। तो आईएएससी मतलब कमेटी है, इस कमेटी ने ये स्टैंडर्ड्स बनाए और स्टैंडर्ड बोर्ड ने इस कमेटी को अपॉइंट किया और बाद में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कर दिया। ठीक है, ओके जी। अब समझो, देखो ऐसा क्यों हुआ। देखो, इंटरनेशनल लेवल पर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करना बहुत आसान है ना। बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे यहाँ से बिजनेस बाहर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि और इन्वेस्टर भी हैं, इंडिया के इन्वेस्टर हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आते हैं ना इंडिया के अंदर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको हम एफआईज बोलते हैं। तो बाहर से भी बहुत पैसा आता है, आपने सुना होगा शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा आता है इंटरनेशनल लेवल का, जिसको हम एफआईज बोलते हैं, है ना। और गवर्नमेंट बोलती है भी हाँ इंडिया के अंदर बिजनेस बढ़ाना है, तो एलोन मस्क को भी बोल रहे हैं कि भी यहाँ फैक्ट्री लगाओ, तो पैसा तो बाहर से आएगा ना। आया समझ में? तो अब वो बाहर के जो लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज के हैं, यूएसए के हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, है ना। जैसे पेटीएम है, इसमें चाइना का बहुत बड़ा होल्डिंग था,
है ना। तो ऐसी बहुत से नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी जो है फंडिंग करते हैं। तो बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी बाहर जाता होगा। जो टाटा है हमारा वो 7 कॉन्टिनेंट के अंदर है, सातों, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री की कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, कोई यूएसए का इन्वेस्टर है और इंडियन कोई स्टार्टअप से नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसको अच्छा लग रहा है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पहले वो क्या देखेगा उस स्टार्टअप से या उस बिजनेस का जो चल रहा है, उसके वो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स देखेगा। अब इंडिया के जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बने हुए हैं, तो क्या उस यूएसए वाले व्यक्ति को वो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि उसके फाइनल अकाउंट समझ में आएंगे, उसकी रिपोर्ट समझ में आएगी? नहीं आएगी। वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा वहां के और यहां से। तो ऐसा हर जगह हो सकता है। हर कंट्री अगर अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेके बैठ गई तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे एक दूसरे के इन्वेस्टर समझ नहीं पाएंगे, कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे कंट्री टू कंट्री के बिजनेसेस को। तो क्या किया गया, इन्होंने बोला कि एक IFRS निकाल देते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो इससे क्या होगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यही अप्लाई कर देते हैं, हर कंपनी यही अपनाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर किसी भी बिजनेस को समझना, उसके अंदर इन्वेस्ट करना, उसको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है IFRS। अब इंडिया के अंदर क्या किया गया, ये जो 16 के 16 IFRS थे, हाँ, इसका नाम चेंज करके 16 के 16 इंड एस कर दिए। बस नाम चेंज कर दिया। IFRS है, उसको क्या कर दिया, इंड एस कर दिया। इंडिया वालों ने बोला कि भैया देखो, हम IFRS नाम नहीं रखेंगे, हम तो हमारे हिसाब से नाम रखेंगे, हम रखेंगे इसका नाम इंड एस। तो रख सकते हैं, है पूरे के पूरे वही, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा नहीं है। ओके, अब ये जो इंड एस है, अब ये है तो IFRS की कॉपी है पूरी की पूरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया हुआ है, नाम चेंज किया हुआ है। हाँ, अब ये इंडिया के अंदर ये कौन सा बोर्ड है जो इसके ऊपर काम करता है, उसको बोलते हैं ASB। यहाँ IASB था यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यहाँ ओनली ASB है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस बोर्ड के हिसाब से और MCA वगैरह सबसे मिलकर के काम करते हैं और फिर इंड एस को इशू करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI वही इंस्टीट्यूट है जो CA करवाता है, CA की मेंबरशिप देता है, CA का कोर्स करवाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू करता है। ओके, तो उन्होंने ये किया है। अब देखिए, समझिए, अब ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, अब ये है तो क्या, इंटरनेशनल पे जो IFRS है ना, कितने हैं, 1 से 16। तो इंटरनेशनल लेवल पर दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। एक तो IFRS है, INI इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 1 से 16। इसको तो इंडिया के अंदर क्या बोल दिया गया, इंड एस बोल दिया गया, इंड एस। ओके, एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS बोलते हैं, ये पहले से हैं, 1 से 41 हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इशू कर रखे हैं। एक है IFRS जो 1 से 16 है और इंडिया के अंदर उसको हमने इंड एस बोल दिया और 16 के 16 है, ठीक है। और IAS जो है वो भी है, वो है 1 से 41 टोटल। तो 41 ये है और 16 ये है, तो ये हो गया आपके 57 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंटरनेशनल लेवल पर है। और ये कि ये 57 इंडिया पे भी है, बस उसका थोड़ा नाम वगैरह चेंज किया गया है। वो क्या है क्या नहीं है मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो, वक्त थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इन शब्दों से परिचय हो जाए और आप इनसे डरे नहीं। अब IFRS जब निकाले गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि 16 है, ठीक है, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्री ने बोला भैया ठीक है हम इसको अपनाएंगे। तो कुछ कंट्री ने इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, बहुत सारी कंट्री ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि भाई हाँ, जो इंटरनेशनल लेवल पर IFRS बने हुए हैं हम वैसे के वैसे उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अधिकतर जो वहाँ की कंपनी है, USA वगैरह, यूरोप वगैरह की, उन सब ने ऐसा ही किया, इसको एज इट इज ले लिया, ठीक है। कुछ कंट्री ने बोला नहीं, हम इसका नाम चेंज करेंगे, हम इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, हमारी ओर से कुछ एडिशन करेंगे या कुछ हमको हमारी इस कल्चर, हमारी इस एनवायरनमेंट, हमारे देश के हिसाब से उसमें सही नहीं लग रहा, कंट्री के हिसाब से, तो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे, एज इट इज़ वही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्जेंस कर लिया। कन्वर्जेंस मतलब उसमें कुछ कार्व इन करना, कुछ कार्व आउट करना, और इंडिया ने ऐसा ही किया। उन्होंने बोला हम इसका नाम चेंज करके IFRS का इंडियन AS कर देंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जिसको हम शॉर्ट में इंड एस बोलते हैं, वो कर देंगे सबसे पहले नाम।
ओके, और आपका IFRS 1 है, हमारा IND-AS 101 होगा, नाम भी चेंज कर दिया। जो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 1 है वो IND-AS कौन सा होगा, 101। जो IFRS 2 है वो IND-AS कौन सा होगा, 102। जो IFRS 5 है वो IND-AS कौन सा होगा, 105। जो IFRS 10 है वो IND-AS हो गया 110। जो IFRS 116 है वो IND-AS IFRS 16 है 16 है वो IND-AS हो गया 116। समझ में आ गया। तो यहाँ 100 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट कर दी और 101 से लगाकर 116 तक IND-AS वही है जो IFRS 1 से लगाकर 16 है। ओके ठीक। अब इन्होंने क्या किया, कुछ कार्स आउट्स किए, कार आउट्स किए और कुछ कार्स इन्स किए। अब क्या है, कार्स आउट्स का मतलब चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन इन IFRS के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ हमने चेंज करके उसको IND-AS बनाया। तो हमने क्या किया, उसके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। या फिर कार्स इन कर लिए, उसका मतलब होता है एडिशनल गाइडेंस विच इज नॉट गिवन इन IFRS। कुछ IFRS में नहीं था लेकिन हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हमें चाहिए था तो हमने उसको ऐड कर दिया। ओके ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 IAS 1, ये हमारा है IND-AS 1। ये IAS कौन से सर, ये IAS वो है 1 से 41 तक वाले। तो उसको हमने 1 को 1 ही रखा, 2 को 2 ही रखा, 3 को 3 ही रखा, 4 को 4 रखा, 5 को 5, 10 को 10, 15 को 15, 20 को 20, 40 को 40, 41 को 41। 1 से 41 को 1 से 41 ही रखा है, लेकिन नाम क्या कर दिया, IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने IND-AS 1 कर दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ओके, और जो IFRS थी 16, हाँ उसको हमने IND-AS ही रखा, लेकिन इसमें IND-AS क्या रखा है 1, इसमें हमने 101, 102, 103 ऐसे कर दिया। यानी कि चाहे हमारे इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि 141 है, और चाहे IFRS है जो कि 1 से 16 है, हमने दोनों को ही IND-AS बना दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्क क्या है, इनका नाम IND-AS रखा लेकिन सीरीज वही रखी, 1, 2, 2, 4, 4 ऐसे 1 से 41। लेकिन IFRS जो है वो 100 के बाद स्टार्ट कर दिया, 101, 102, 103, 104, 105, 116 ऐसे IND-AS। IFRS को 100 के बाद स्टार्ट किया और IAS को 1 से 41 ही रखा, लेकिन नाम जो है IAS का भी IND-AS कर दिया, IFRS का भी IND-AS कर दिया। ओके, अब मैं नीचे आपको बता भी देता हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी एप्लीकेबिलिटी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो 101 to 41 और एक है 101 to 116, यानी 1 से 41 IND-AS और 101 से 116, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है कौन कौन सी कंपनी के लिए IND-AS एप्लीकेबल हो गए। पुराने AS की बात मैं नहीं कर रहा। तो देखो जो नॉर्मल कंपनीज हैं, ठीक है, नॉर्मल कंपनीज वो हो गई जो NBFC, SCB और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा है। तो जो नॉर्मल कंपनीज हैं, हाँ, उनमें 1 अप्रैल 2015 को वॉलेंट्री किया था कि फेज 1 के अंदर कि आपकी इच्छा अपनाओ या नहीं अपनाओ। कौन कौन से, एक तो 1 से 41 IND-AS और एक कौन से IFRS जिसको हमने IND-AS बना दिया और नाम रख दिया उसका क्या, IND-AS 101 to 116। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंपनीज जो हैं उनका फर्स्ट फेज के अंदर 1 अप्रैल 2015 को वॉलेंट्री कर दिया, भाई आपकी स्वेच्छा है। 1 अप्रैल 2016 को मैंडेटरी कर दिया उन सभी कंपनी के लिए जिनकी नेट वर्थ जो है 500 करोड़ से ज्यादा है। नेट वर्थ कितनी है, 500, ये नेट है, ठीक है, नेट। तो नेट वर्थ जो है NET है, नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, चाहे वो पेरेंट कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, जॉइंट वेंचर हो या कोई भी हो, उस कंपनी की पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अमालगमेशन वगैरह समझते हैं ना, तो वहां पर ये कंपनीज के बहुत सारा आता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है ये पूरा। तो ऐसी कंपनी या उसकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए तो 1 अप्रैल 2016 को मैंडेटरी कर दिया था कि आपको IND-AS यूज करने हैं। बाद में फेज सेकंड के अंदर 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी कर दिया वो सारी की सारी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जिसके शेयर्स हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर जाके खरीद सकते हैं। देखो इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया के अंदर हर इंसान को सबसे पहले तो बचत करनी चाहिए, उससे इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी पे बहुत प्रभाव पड़ता है अगर हम बचत करते हैं तो, ठीक। सेकंड, उस बचत को हमें शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए लिस्टेड कंपनीज के अंदर। लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर।
हम उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पर दो पॉपुलर है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हर इंसान का और कम से कम कॉमर्स वालों का तो एक डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आप फ्री में खुलवा सकते हैं। कैसे खुलवाना होता है, एक कंपनी है जिसका नाम है सैमको, वो फ्री में डीमेट अकाउंट खोलती है। उस कंपनी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर लिंक पे क्लिक करना है और फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन होना चाहिए, है ना, ताकि डीमेट अकाउंट खुलेगा। डीमेट अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें हम पैसे रखते हैं, डीमेट अकाउंट में हम शेयर रख सकते हैं। तो जब भी आपको 1000-500 रुपये आपके पास हो तो शेयर खरीद के रख दो। तो इससे क्या होता है, आप बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। इससे काफ़ी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं जो आगे काम आते हैं। ऑल अदर अनलिस्टेड कंपनी, तो सारी लिस्टेड कंपनी के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंडेटरी कर दिया। अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या उसकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो उनके लिए भी जो NDS है वो मैंडेटरी कर दिए 1 अप्रैल 2017 से। फिर NBFC की बात करते हैं। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऐसी कंपनी जो बैंकिंग नहीं है, यानी कि वो अकाउंट ओपन नहीं करती है, बैंक जैसे ओपन करती है, वो वाली सेवाएं नहीं देती है, लेकिन वो फाइनेंस का काम करती है। जैसे बजाज फाइनेंस NBFC है, क्योंकि बजाज फाइनेंस बैंक नहीं है। ओके, तो NBFC जो होती है उनके लिए 1 अप्रैल 2018 को मैंडेटरी कर दिया, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 अप्रैल 2019 को लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी जिनकी 250 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ है और इनकी वही पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इनके साथ में, तो उन सबके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी कर दिए गए। SCB यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो NBFC के अलावा होते हैं, इसमें RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक को छोड़ करके बाकी सबके लिए 1 अप्रैल 2019 को मैंडेटरी कर दिए थे। बाद में इसको डेफर्ड भी किया था, अभी क्या मुझे इसका आइडिया नहीं है कि अभी स्टिल बाद में डेफर्ड मतलब बोला था बाद में अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई हुए या नहीं हुए हैं उसका देखना पड़ेगा। मैं देख के आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें बता दूंगा कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में NDS अभी अप्लाई हो गए हैं या फिर अभी भी इसको रोक के रखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके लिए 1 अप्रैल 2021 को सभी की सभी इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आपकी LIC हो गई, है ना, कोटक की भी इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस करती है, उन सबके लिए NDS मैंडेटरी कर दिए गए। तो नहीं, न्यू टॉपिक है आपका, तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर आता है हमारा नीचे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको, ये लिस्ट, ये देखिए, ये NDS की लिस्ट, ये देखिए कहाँ से है, 101 से लगाकर 116 तक। तो ये 101 से लगाकर 116 तक जो आपको दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं आपको, आई होप दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 101 से लगाकर 116 तक ये जो है, ये कौन से हैं, ये IFRS है, जिसको NDS IFRS 1 NDS हो गया 101, ये NDS। तो 101 से लगाकर 116 तक ये तो आपके IFRS है, जिसको हमने इंडिया के अंदर NDS बना दिया। तो ये उनकी लिस्ट है और उनके नाम है। 101 है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो जो अभी मैंने बताया ना एप्लीकेबिलिटी वगैरह, वो NDS 101 ही पढ़ रहे थे हम। ठीक है, 102 है शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, 105 है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल्स एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, 106 है, फिर 107, 108 ऐसे, है ना, 110 है जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFSS के ऊपर है। ठीक है ना, 101 है जॉइंट अरेंजमेंट्स के ऊपर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 116 लीज का है, ये इनके नाम है। हमको नाम थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको इनको फुल डिटेल में नहीं करना है। ओके, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर ये देखो NDS 1 से लगाकर फिर NDS 41 तक है, ये क्या है, ये वही है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो 41 थे ना, हाँ, वो NDS 1 से लगाकर कितने तक है, 41 तक है। इसमें 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 है इन्वेंट्रीज, फिर 7 है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, 8 है अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर बीच बीच में गायब है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे एप्लीकेबल होंगे फिर वो आ जाएगी लिस्ट, अभी ये है। ओके, हमको ये नाम याद रखने हैं। लास्ट वाले को एग्रीकल्चर के ऊपर है। ओके, तो इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, है ना, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, नोट्स भी चाहते हैं, गाइडेंस भी चाहते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी न्यू बैच अप्लाई स्टार्ट हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक कूपन कोड बता रहा हूँ, अप्लाई कर देना CWG 500, तो इसमें आपका 500 रुपये कम हो जाएगा। लगभग 3000 रुपये के आसपास फीस है, 500 रुपये कम हो जाएंगे तो आपको 2500 रुपये में अभी मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसलिए डिस्काउंट चल रहा है।
इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, फ्री में इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।